सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के स्पेशल चैप्टर में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, क्योंकि लास्ट वाला 1 आवर का स्पेशल पार्ट अगर मूवी रही है तो फिर तो ये इसका क्लाइमैक्स है, क्योंकि वहाँ इनका पावर लेवल वो बूस्ट होने वाला है ना कि तुम्हें देख कर ना गूज बम्स आने वाले हैं। बट इससे पहले तुम्हें इस प्रोसेस को जानना पड़ेगा, वरना तुम कंफ्यूज होते फिरोगे कि आखिर अचानक से ये हुआ क्या। और मैंने स्पेशली वो लॉन्ग पार्ट इसलिए भी किया था क्योंकि उससे काफी सारी मिस्ट्रीज रिवील हुई हैं जो कि आने हुई है। बीच से उठा के कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है हमने बाकियों की तरह। बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑफिशियल एपिसोड सब कहते हैं, लेकिन इसके नॉवल को हाइप हमने दी है, क्योंकि हम इसके लिटरली एपिसोड 1 से नॉवल करते आ रहे हैं जब से एनिमे रिलीज हुई है। आई रिपीट, मैंने कहा कि जब से एनिमे रिलीज हुई है तब से लेकर द रेनेगेड इमॉर्टल की नॉवल को हाइप हमने दी है। चाइनीज एनिमे के जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, दोंगा कम्युनिटी में किसी बड़े चैनल किसी बड़े क्रिएटर ने नहीं किया, हमने किया। और जब हमें तुम्हारा प्यार एंड सपोर्ट मिला तो बीच से हर कोई शुरू हो गया। इसीलिए तुम हमारे अलावा किसी को भी जाके देखो जो कि एपिसोड होने के बाद नॉवल स्टार्ट कर रहा है, उसके तुम्हें चैनल पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, इवन की चैप्टर 10, यहाँ तक की चैप्टर जो 100 है ना, वहाँ से भी तुम्हें कोई चैप्टर नहीं मिलने वाला। वापस से कह रही हूँ, जब से ऑफिशियल एपिसोड रिलीज हुआ उसके बाद से मैंने कहा है, क्योंकि उसके बाद से नॉवल को हाइप हमारे चैनल ने दी, हमने दी। यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही जो कि ऑफिशियल एनिमे से रिलीज होने से पहले उन्होंने कभी नॉवल किया होगा मैं भी किया, लेकिन उन्हें उतनी हाइप कहाँ मिली, या फिर उनके चैनल के जरिए से नॉवेल्स के बारे में बाकियों को थोड़ी पता चला। अब यह बात मैं उन लोगों की कर रही हूँ कि जो मेरे व्यूज को देखकर मुझे कॉपी करके अपने बीच से चैनल स्टार्ट करके आ रहे हैं, और कुछ ऑडियंस जो कि मेरे पहले रह चुके हैं वो उनका देख के मुझे आके कमेंट में ज्ञान देते हैं ना, कि उन्हें मैं बता दूं कि यार मैं चैप्टर 1 से नॉवल करती हुई यार हूँ, तो मुझे नॉवल का ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा इसके एनालिसिस का पता है। अगर ये नहीं है तो सामने एसेस तुम्हें दिख रहा होगा, ये हमारे मेन चैनल का एसेस है जहाँ पे तुम देख सकते हो नॉवल हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो यार कुछ भी फालतू का के कमेंट में मत बोला करो, क्योंकि तुम्हें लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि हमने इसके पीछे कितनी मेहनत की है। तुम्हें नहीं पता कि मुझे इसके बारे में कितना पता है, तो तुम फालतू में यार किसी का सुन के आके मुझे मत बुरा करो। गलत बात है। तुम्हें जिनका अच्छा लगे, जितने क्रिएटर से मैं तो कहती तुम सबका देखो, और अल्लाह सभी को बरकत दे, सभी को। जिन्होंने ऑफिशियल एपिसोड से पहले स्टार्ट किया उन्हें भी दे, जो मुझे कॉपी करके मेरे व्यूज को देख कर मुझे स्टार्ट करने वाले क्रिएटर्स है उन्हें भी दे, और तुम्हें जिनका सही लगे तुम उनका देखो। ऑथेंटिकेशन ETC मैं इस पे जाती नहीं, तुम्हें जिसका अच्छा लगे देखो, लेकिन बस यहाँ आके फालतू की बकवास मत करो। मैं चाहती हूँ कि ये नॉवल बहुत 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 ज्यादा पॉपुलर हो, इसलिए जो लोग मुझे कॉपी करते हैं मैं उन्हें कॉपीराइट भी नहीं देती, यहाँ तक कि लिटरली मेरी वीडियो उठा के डाल देते, मैं उनको तक कुछ नहीं कहती। बट इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम लोग करना शुरू कर दो। गलत बात है, दूसरे की मेहनत बर्बाद होती है। हम इतने मेहनत से वॉइस करते हैं, एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। ये जो चैनल पे तुम 1 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, 99% ये सारे नॉवेल्स के फैन है, और वो भी सब के सब रेनेगेड इमॉर्टल। सो या दैट्स व्हाई इस नॉवल को डेडिकेट करने के लिए हमने एक सेपरेट चैनल बनाया, और तुम लोगों के प्यार की वजह से आज ये इतना बड़ा हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि ये 1 आवर का स्पेशल पार्ट रहा था, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तुम्हें बता देती हूँ। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन अपने ड्रीम दाव के अंदर टाइम स्पेल की मदद से 2000 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए पीछे पहुंच चुका था। बट एट द एंड वांग लिन, यानी कि जो उसके ड्रीम वर्ल्ड वाला जो वांग लिन था, जिसने की अपने इस ड्रीम दाव वर्ल्ड के अंदर अपने स्कॉलर की पोजीशन को हासिल कर लिया था, और लिटरली उसे ग्रैंड मास्टर वांग लिन के नाम से भी जाना जाने लगा था, उसने फाइनली इस सच्चाई को डिस्कवर कर लिया था कि असल में उसने ही उसको एक वर्ल्ड के अंदर ट्रैप कर लिया है। साथ ही यहाँ पर इसकी मुलाकात ली मुआन से भी होती है, और वो अपने बिल्कुल जिंदगी के आखिरी लम्हों में पहुंच चुका है, और ली मुआन के साथ अपने एक आखिरी मिशन को अंजाम देने के लिए चाहता है। इस बीच बहुत कुछ हुआ है, वांग लिन को लाइफ एंड डेथ, कर्मा, इन सभी के बारे में काफी सारी चीजें पता भी चली है, और फिलहाल के लिए वो ली मुआन के साथ अपने जन्म स्थान में पहुंच जाता है, बेसिकली वहाँ जहाँ उसके पेरेंट्स दफन थे, और यहाँ पे जो बिग अपॉर्चुनिटी है जो कि वहीं पर उसका इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आउटर रेलम में तो अलग ही बवाल मच रहा था, और इस दौरान हम वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी यानी कि मेन बॉडी को देखते हैं, जो कि 70 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए वहाँ पे लेटी हुई थी, और यहाँ उसकी जो डिवाइन सेंस और जो बाकी सारी चीजें हैं वो अभी भी उसी ड्रीम वर्ल्ड के अंदर ट्रैप था। और तभी कुछ ऐसा होता है कि उसकी बॉडी में हलचल होने लगती है, और आगे सो होमीज हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे वांग लिन की मेन बॉडी को देखते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि असल में वांग लिन की बॉडी जैसे ही यहाँ पर बुरी तरीके से शेक करने लगती है, तो यहाँ हमें उसके जो ड्रीम द वर्ल्ड है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है। वांग लिन पहुंच चुका था उसी जगह पर जहाँ पर बिग अपॉर्चुनिटी यानी कि वही ओल्ड वैन, वो अभी भी वांग लिन के घर के आसपास ही वांग लिन के इंतजार में मौजूद था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली वांग लिन भी ली मुआन के साथ यहाँ आ जाता है, और वांग लिन खुद भी ये देख के हैरान था कि जो बिग फॉर्चून है वो अभी तक वांग लिन के इंतजार में था। यहाँ पे वांग लिन काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है, पर वो जानता है कि अब जाने का वक्त हो गया है। वांग लिन थोड़ा इमोशनल होते हुए अपने पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड को भी देखता है। यहाँ
यहाँ पे वांगलिन और वानियर दोनों मिलकर उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देती हैं और फिर ये लोग अपने आखिरी सफर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जाते हुए अपना ये जो वांगलिन था, यानी कि ये जो स्कॉलर वांगलिन था, वो मन में कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर आओगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ली मुआन है वो वांगलिन के लिए जितर म्यूजिक प्ले कर रही थी। वांगलिन काफी ज्यादा खुश फील कर रहा था और वो जानता है कि ये उसका आखिरी पल होगा जब वो ली मुआन के साथ यहाँ पे अपनी जिंदगी बिताएगा। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि ये लोग उसी नदी के किनारे बैठकर वांगलिन के जो ओरिजिनल वर्जन है उसका इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वही व्हाइट बर्ड के साथ यहाँ पे वांगलिन का वो व्हाइट वाला, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम का हमारा जो वांगलिन है वो अपीयर होता है और वो आते साथ ही जैसे वानियर को देखता है ना तो वक्त ऐसे थम सा जाता है। तभी यहाँ पर वांगलिन ली मुआन की तरफ देखते हुए ही स्कॉलर वांगलिन से सवाल करता है कि बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है और तुम इसे भी साथ ले आए। यहाँ पर जो स्कॉलर वांगलिन था जो कि ओल्ड हो चुका था वो कहने लगता है कि क्यों, तुम तो इसके साथ अपने सारे नाते तोड़ना चाहते थे ना, तो अब क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन इमीडिएटली वानियर को हक कर लेता है और तभी उसे वानियर से जुड़ी सारी मेमोरीज याद आने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी नम थी। स्कॉलर वांगलिन भी अपने ओरिजिनल वर्जन को देखे जा रहा था और यहाँ पे वो उससे कहने लगता है कि मैं बस तुम्हें एहसास दिलाने के लिए इसे यहाँ पर लाया हूँ कि चाहे जो हो जाए, हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, वानियर को तुम कभी भुला ही नहीं सकते। उसे तुम अपने कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट से कभी दूर कर ही नहीं सकते। उसे तुम खुद से अलग नहीं कर सकते। उसके साथ जो तुम्हारा कर्मा है वो जुड़ा ही रहेगा, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से है और आज जो कुछ भी तुम हो, तुम्हारी ये जो हजारों सालों की कल्टीवेशन है, ये सब कुछ उसके मिलने के बाद से ही हुआ है। तो भूलो मत कि वो इसका एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन खुद को संभालने लगता है लेकिन उसकी आंखें तो वानियर पे ही टिकी थी जिसकी मासूमियत भरी निगाहें अपने जितर को ही देखे जा रही थी। तभी यहाँ पर जो स्कॉलर वांगलिन है वो ओरिजिनल वांगलिन से कहता है कि मैं तैयार हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर वानियर के पास जो एक वाइन की बोतल थी उसे उठा लेता है और जैसे ही वो इसे पीता है उसी मोमेंट वो अपने दूसरे हाथ से बिग अपॉर्चुनिटी को भी पकड़ लेता है और ये जो पूरा वर्ल्ड था ये पूरी तरीके से फेड होने लगता है क्योंकि वांगलिन का जो लाइफ साइकिल था इस ड्रीम द वर्ल्ड के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ अगले ही पल दोनों वांगलिन अपने मन में वानियर को देखते हुए कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हें हर हाल में वापस से जिंदा जरूर कर दूंगा। जिस दुनिया में तुम्हारा वांगलिन एग्जिस्ट करता है उस दुनिया में वो तुम्हें वापस ला के रहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ओरिजिनल वाला वांगलिन ये सारी चीजें देख रहा था। वो फील कर पाता है कि उसका जो कार्मा एसेंस है, कार्मिक डोमेन है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इसे कंप्लीट करने में लिटरली वांगलिन का ऑलमोस्ट एक रीइंकार्नेशन साइकिल जितना टाइम लग चुका था। यहाँ पे फाइनली वांगलिन की ओरिजिनल बॉडी आंखें खोलती है और तभी उसे वो सारे पल याद आते हैं जो कि उसने एक स्कॉलर बन के वहाँ उस ड्रीम द वर्ल्ड के अंदर जिया था। यहाँ पे वांगलिन फील कर पाता है उसकी ऑरा में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। इसके अंदर स्लॉटर भी था और यहाँ पर एक नोबेलिटी भी थी, बिल्कुल किसी स्कॉलर जैसी। क्योंकि यहाँ पे वांगलिन इतने टाइम बाद होश में आया था तो यहाँ पर उसका थंडर फायर एसेंस दोनों यहाँ पर बिल्कुल चार्ज करना शुरू कर देता है। अंदर से ही उसकी जोश मारने लगता है जिसके चलते उसकी आंखों में हमें वो चमक नजर आती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन का जो थंडर है वो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट वाले स्टेज में पहुंच चुका था। वांगलिन का थंडर एसेंस बन गया था, फायर एसेंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। बस वांगलिन को इसे ऑलमोस्ट यहाँ पे आजमाना है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वांगलिन यहाँ फील कर पाता है हर उस कर्मा को जो कि उसने ड्रीम द वर्ल्ड के अंदर निभाया था। और यहाँ पे वांगलिन अपने हाथ को देखता है और यहाँ जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है सारे कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट्स को याद करता है जो भी चीजें उसके उस ड्रीम द वर्ल्ड के अंदर हुई थी। और वांगलिन का वो जो स्कॉलर वाला वर्जन था ना उसके चलते उसका जो कर्मा के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा कि वांगलिन अपना एक चौथा स्पेल इसके जरिए से बना लेता है जैसे कि कार्मिक व्हील या फिर कार्मिक प्रिंट भी कहा जा सकता है। और बेसिकली ये इतना पावरफुल स्पेल है कि ये वांगलिन को अलाउ करता है कि वो अपने ओपोनेंट की जो कार्मिक फेट होती है ना वो यहाँ पर वांगलिन जब चाहे जैसे चाहे अपने मुताबिक उसे एडजस्ट कर सकता है, यहाँ तक कि कम्प्लीटली उसे बदल भी सकता है। अब यहाँ पे अपने स्पेल को देखते साथ ही वांगलिन का किलिंग इंटेंट एकदम बाप लेवल तक जागना शुरू हो जाता है और यहाँ पे उसकी ऑरा काफी दूर दूर तक फैलने लगती है। और अब बस वांगलिन को उस थर्ड गेट को उसे अपने एसेंस की मदद से उसे डिस्ट्रॉय करना था, जिसके बाद अपना वांगलिन फाइनली इतने टाइम बाद थर्ड स्टेप पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे वांगलिन तभी फील कर पाता है कि उसकी होम टाउन के ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते वांगलिन का किलिंग इंटेंट और ज्यादा जागता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सोवरीन तेरी मौत तो मेरे हाथ से ही होगी, बहुत गलत जगह पे तूने हाथ मारा है। अब यहाँ तभी हम उससे बिग अपॉर्चुनिटी यानी कि उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर हल्के हल्के नींद से जाग रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे सेतुनंद समेत काफी सारे दिग्गज कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि यहाँ एक कतार में खड़े हुए थे और पूरे के पूरे सुजाको प्लेनेट को इन लोगों ने घेर के रखा था। हाँ जी, यहाँ पे सोवरीन और उसके साथियों ने सुजाको प्लेनेट जो कि वांगलिन का होम टाउन है से टारगेट बनाया था। लेकिन यहाँ पे जितने भी इनर रियलम के लॉर्ड के जो लॉयल फॉलोवर्स थे, फिर चाहे वो मास्टर लोफो हो या फिर कोई और ही क्यों ना हो, यहाँ पर सब के सब इनर रियलम के लॉर्ड के लिए अपनी आखिरी जान की बाजी लगाने के लिए खड़े थे। वो जानते हैं कि वो लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे लेकिन अपनी आखिरी सांस तक उनके होम टाउन को बचाते रहेंगे। कतार
पैर में जो बंदा सबसे आगे था वो था अपना सीतनन और 13। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली ये लोग बैटल में बुरी तरीके से हार रहे थे, लेकिन हार कोई नहीं मान रहा था। सभी लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे और कहने लगते हैं कि हमें हमारे इनर रियलम के लॉर्ड के लिए ये आखिरी बैटल लड़नी होगी। हम देखते हैं कि 3 से 4 जो थर्ड स्टेप के कल्टिवेटर्स थे आउटर रियलम से, वो अकेले ही अपनी फौज के साथ इन लोगों को निपटाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों को तो इन लोगों ने मार दिया था, लेकिन वांग लिन का जो जलवा है ना, जो उसने क्लाउड सी स्टार सिस्टम में किया था फर्स्ट बैटल के दौरान और फिर सेकंड बैटल के दौरान भी, तो यहाँ पर उसके चलते लोग उसे भुला नहीं पाए। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ लोग बुरी तरीके से मारे जा रहे थे और लिटरली उनको स्लॉटर कर रहे थे वो 4 फोर्थ स्टेप के कल्टिवेटर्स, जिनमें से 2 को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। एक था वही बंदा जो कि वांग लिन का कभी स्लेव हुआ करता था, हाँ जी, हेवनली वुल्फ क्लैन का वो बंदा जिसे कि वांग लिन ने फोर्सफुली अपना स्लेव बनाया था, ना कि लिन डोंग की तरह जैसे कि वांग लिन ने एक प्रोसेस के तहत रिफाइन करके अपना स्लेव बनाया था। यहाँ पे ये जो बंदा था ये तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि चलो फाइनली अब अगर मैं पूरे के पूरे इनर रियलम को खत्म कर दूंगा तो मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है उस वांग लिन के ऊपर वो भी खत्म हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन अचानक से यहाँ पर सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सभी को एक थर्ड गेट का जो व्हाइट गेट होता है उसकी ऑरा इन्हें फील होती है। लेकिन ये जो ऑरा थी ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 एसेंस वाला फील हो रहा था। हमारा ही कोई साथी होगा जो कि ब्रेक थ्रू करने वाला है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, पर हाँ फिर भी अगर ये हमारा नहीं हुआ ना तो देखना मैं इसका क्या हल करता हूँ। ये भी पछताएगा कि क्यों इसकी ऑरा रिवील हुई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन की ऑरा यहाँ पे सबसे पहले उसके 2 स्लेव्स को फील होती है, यानी कि लिन डोंग और हेवनली वुल्फ क्लैन का वो बंदा। हालांकि लिन डोंग काफी दूर मौजूद था लेकिन उसे भी फील हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 एसेंस का सोचते साथ ही यहाँ पर वांग लिन का थंडर, फायर और जो उसका कर्मा, इन तीनों का एसेंस फील करते साथ ही सभी बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। लेकिन जो लोग वांग लिन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, फिर चाहे वो अपने सीतुनन हो या फिर 13, इनकी आंखें नम थी और ये लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वांग लिन वो तो यहाँ पे अपना 5वां स्पेल बनाने में जुट जाता है और ये लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड था। और यहाँ अलग से वांग लिन का चौथा एसेंस भी सभी की जो रूह होती है ना, जो ओरिजिन सोल होती है, उसे कपा के रख देता है। क्योंकि 4th एसेंस वाला बंदा जो कि 3rd स्टेप पे जा रहा है, ऐसे किसी बंदे को तो इन्होंने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। यहाँ पर सभी लोग भूल चुके थे कि वो लोग आउटर रियलम के या इनर रियलम के, सभी को उससे खौफ आ रहा था। मास्टर साउथ क्लाउड जो कि मास्टर होंगशान के साथ उसी ओर देखे जा रहे थे, वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे 5वां एसेंस भी अपीयर होता है। ये देखकर यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता है। सबसे ज्यादा अगर कोई बहुत बुरी कंडीशन में था तो वो थे आउटर रियलम के कल्टिवेटर्स, क्योंकि ये सारी चीजें इनर रियलम में हो रही थी। तो हो ना हो 90% चांसेस है कि वो बंदा इनर रियलम से ही बिलोंग करता है। और एक बार अगर 3rd स्टेप पे ऐसा बंदा पहुंच जाए ना 5 एसेंस के साथ, तो फिर स्प्लिट वॉइड कल्टिवेटर का जो पीक का कल्टिवेटर होता है ना, वो भी अगर इसके सामने आ जाए तो इसका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आउटर रियलम के लोग मन बना चुके थे कि ये जो भी है हमें वहाँ पे जाके इसे रोकना ही होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर गैस करते रहे कि शायद ये आउटर रियलम का होगा, क्योंकि इन लोगों की समझ में तो ऐसा कोई बंदा नहीं आ रहा था सोवरीन के अलावा जो कि इस हद तक पहुंच पाए। लेकिन वो सोवरीन को भी अच्छे से जानते हैं, भाई वो इतना भी ताकतवर नहीं है। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चीज को फील करते साथ ही मास्टर वॉइड भी यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर वो भी समझ चुके थे कि हालात बिगड़ रहे हैं और अब यहाँ पर उसे ही सबको निपटाना पड़ेगा। तो वो यहाँ सीतुनन समेत मास्टर साउथ क्लाउड इन दोनों के ऊपर एक साथ हमला करता है। एक सिंगल स्ट्राइक से दोनों का खेल खत्म हो जाता है और बस इनकी अधबरी बॉडी और सोल बची हुई थी। लेकिन फाइनली जो यहाँ पे मास्टर लूफो और बाकी सब थे ना, वो यहाँ पे सभी को गाइड करते हैं और कहने लगते हैं कि इस वक्त बस सुजाको फॉर्मेशन ही है जो कि इन्हें थोड़ी सी जगह दे सकता है। यहाँ पर इनर रियलम के जितने भी इंजर्ड कल्टिवेटर्स थे और जिनकी सोल थी, वो यहाँ पर इन सभी को गैदर करते हुए एक साथ एक ही ओर सीधा सुजाको प्लेनेट के सुजाको फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ये लोग किसी चींटी की तरह घेर चुके थे एक छोटी सी जगह पर। और यहाँ पे मास्टर जो वॉइड थे वो पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगते कि जरा इन चींटियों को देखो, ये चींटियां तुमसे मारी नहीं गई, हाँ तुम लोग कितने बड़े वाले बेवकूफ हो। मैंने तुम लोगों को ये काम इसलिए दिया था ताकि मुझे यहाँ पर आना ना पड़े। लेकिन जरा देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि आउटर रियलम के कल्टिवेटर्स तो उसे बस एक ही बात अटकते हुए कहने लगते हैं कि मास्टर वॉइड 5 एसेंस। यहाँ पे मास्टर वॉइड भी इस चीज को फील कर लेते हैं, लेकिन वो यहाँ टफ बनने की कोशिश कर रहे थे। वही दूसरी तरफ वांग लिन अपने 6ठे एसेंस को भी यहाँ पे इमर्ज करना शुरू कर देता है, जिसकी ऑरा यहाँ दूर दूर तक सब फील कर पाते हैं। और मास्टर वॉइड जब ये फील करते हैं ना, तो यहाँ पर उसकी रूह कांप उठती है और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि पूरे के पूरे सुजाको प्लेनेट के साथ जितने लोग हैं वो उन सभी को मार देगा। तो सबसे पहले एक सिंगल स्ट्राइक से वो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके नीचे सारे के सारे इनर रियलम के कल्टिवेटर्स मौजूद थे। सीतुनन अपनी अधमरी हालत में ऊपर की ओर देखे जा रहा था, उसकी खून से लथपथ बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे हमें वांग लिन का 6ठा एसेंस दिखाया जाता है कि आखिर वो है क्या। तो वो उसके आसपास हम काफी सारे अमाउंट में काफी सारे सोल्स उसके आसपास चक्कर काट रही थी। वांग लिन के हाथ में वो स्वॉर्ड थी जो कि यहाँ पर किंग श्री ने उसे दिया था। अगर तुमने प्रीवियस चैप्टर्स को अच्छे से देखा होगा तो तुम्हें याद होगा कि वांग लिन को ये स्वॉर्ड आखिर किंग
शुई ने कब दी थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि वांग लिन ने बेसिकली उसी स्वॉर्ड के अंदर से जो स्लॉटर एसेंस था उसको पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसके चलते उसका एसेंस भी बढ़ चुका था और इसी के चलते वांग लिन ने अपने सबसे रेयर और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसेंस माना जाता है उसे कंप्लीट कर लिया था। और किंग शुई के बाद इनर रियल में वांग लिन वो दूसरा बंदा है जिसके पास स्लॉटर एसेंस है। अब यहाँ वांग लिन पीछे मुड़ता है, यानी कि बाहर जाने के उस रास्ते की तरफ, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसा कि कोई बहुत बड़ा ही पोर्टल हो। लेकिन वांग लिन का डिवाइन सेंस जब आगे जाता है तो यहाँ पर इसे ऑलमोस्ट 2 रास्ते नजर आते हैं। वो जानता है कि जाने का वक्त हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर वो उस ओल्ड मैन को सेफली अपने पास रख लेता है और सोवरीन ने जो ब्लड को वांग लिन की बॉडी से अलग किया था, जो गोल्डन कलर का ब्लड था, तो वांग लिन के रिकवर हो जाने के बाद वो जो ब्लड था वो कहीं ना कहीं इसकी बॉडी से अलग थलग नजर आ रहा था। लेकिन हालांकि वांग लिन के पास अभी भी काफी सारे अमाउंट में ब्लड था, लेकिन ये ब्लड अब वांग लिन के किसी ट्रेजर को रिफाइन करने के काम आने वाला था। और वांग लिन के चेहरे पर इसे देखकर स्माइल आ जाता है, क्योंकि आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है ये वांग लिन से अच्छा कोई नहीं जानता। अब वांग लिन यहाँ पे आगे बढ़ रहा था और फाइनली वो उस मोड़ पे आ जाता है जहाँ पे 2 रास्ते यानी कि 2 पोर्टल एक दूसरे से अलग हो रहे थे। वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये दूसरा वाला पहले तो नहीं था, आखिर ये अब कैसे आ गया। क्योंकि वांग लिन को वो पल याद है जब वो ओल्ड मैन उसे यहाँ पे ले आया था, तो वांग लिन को रास्ता याद था कि कौन सा जो रास्ता है वो सुजाकू प्लेनेट तक जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला है ये कहीं ना कहीं वांग लिन को जैसे अंदर से फोर्स कराओ कि भाई तू जा, यहाँ जाके देख। अब यहाँ तभी वांग लिन जैसी छानबीन करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसका डिवाइन सेंस भी काफी दूर तक एक्सपैंड कर चुका था और जो वांग लिन देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। पर तभी उसे यहाँ पर 9 सूरज से घिरा हुआ एक ऐसा वर्ल्ड नजर आता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था, इतना बड़ा कि अगर वांग लिन पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी शायद इसका अंत ना ढूंढ पाए। यहाँ पे वांग लिन बिल्कुल मिस्टीरियस स्टेट पे पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर धीरे धीरे करके एक फोर्स जो थी वो वांग लिन को अंदर आने से रोकने लगती है। तभी यहाँ पर उसे एक बच्ची खेलती हुई भी नजर आती है जो कि हंस रही थी और वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अब वांग लिन इससे पहले कि कुछ और कह पाता, अचानक से वांग लिन को लगता है कि नहीं, फिलहाल सही वक्त नहीं है अंदर जाने का। तो वो यहाँ पर इन सबको छोड़ के निकल पड़ता है अपने घर को बचाने, यानी कि सुजाकू प्लेनेट को बचाने। और तभी यहाँ पर उसे एक स्पिरिचुअल ऑरा फील होती है जो कि ऐसा लग रहा था कि पीछे से उसे होल्ड कर रही हो। और तभी उसे उसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हें तो यहाँ पे रुकना चाहिए, आखिर तुम हमें छोड़ के कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, वांग लिन यहाँ पलटता है तो उस पोर्टल के बाहर उसे वही बच्ची नजर आती है, लेकिन इस बार वांग लिन को काफी प्योर ऑरा फील होती है। और कहीं ना कहीं उसके बैग ऑफ होल्डिंग में जो यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन यानी कि जो बिग अपॉर्चुनिटी है उसकी बॉडी यहाँ रिएक्ट करना शुरू कर देती है। वांग लिन की बॉडी के अंदर भी हलचल होने लगती है और यहाँ उसकी बॉडी के अंदर जैसे जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो भी तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है उस ऑरा के चलते। और वो बच्ची कहने लगती है कि डॉल तुम्हारे साथ खेलना चाहती है तो तुम सेलेस्टियल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। यहाँ पर जब वो उस सेलेस्टियल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट का नाम लेती है तो वांग लिन को याद आता है कि ये जो ओल्ड मैन है वो नींद में बिल्कुल यही नाम बड़बड़ाता रहता है। पर वांग लिन ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया था। वांग लिन के दिमाग में हर एक चीज सोवरीन हो या फिर कोई और क्यों ना हो, सब लोग आपस में लिंक करने लगते हैं। लेकिन वांग लिन डिसाइड करता है कि वो यहाँ से पहले अपना बदला लेने जाएगा, उन लोगों को सबक सिखाएगा जो कि इस वक्त उसके घर को, उसके अपनों को तबाह करने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि वो जो व्हाइट गेट था जो कि यहाँ पर वांग लिन के लिए अपीयर हुआ था, जो कि सुजाकू प्लेनेट के बिल्कुल फ्रंट पे था, यानी कि बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे जो मास्टर वॉइड थे वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो सुजाकू प्लेनेट के लोगों को मार देंगे और फिर यहाँ पे जो भी बंदा इस व्हाइट गेट को ब्रेक करने के लिए आएगा उसे भी मैं निपटा के रख दूंगा अगर वो इनर रियलम का निकलता है तो। अब तभी यहाँ पे वो जैसे ही सुजाकू प्लेनेट के ऊपर हमला करने के लिए अपना एक जाइंट सा पाम अटैक क्रिएट करता है, तभी यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल किलिंग इंटेंट वाली और सभी को फील करती है, जो कि सभी को ऐसा डेथ वार्निंग देने लगते हैं। और जो कमजोर विल वाले होते हैं वो तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे कोलैप्स हो जाते हैं। यहाँ पे हम सीतुरन को देखते हैं जो कि अधमरी बॉडी के साथ पड़ा था और यह अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में ही कहने लगता है कि मेरा भाई लिटिल लिन, फाइनली तुम आ ही गए। मुझे पता था कि तुम्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे भाई हो। ये कहते हुए वो अचानक से वापस से खून की उल्टियां करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की औरत जब वो पूरे इनर रियलम वाले फील करते हैं ना, उनकी यहाँ पे अधमरी बॉडी में जान आने लगती है। सभी लोग घुटनों के बल जो यहाँ पर बिल्कुल बेबस होके मौजूद है, सब के सब खड़े हो जाते हैं हैरानी के साथ। यहाँ सामने मौजूद एक वॉर्टेक्स की तरफ देखते हैं जहाँ से कि वो बाप लेवल का किलिंग इंटेंट निकल रहा था। और तभी यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं, बाल हवा में लहरा रहे थे, तेज बिजलियां पीछे कड़क रही थी और यहाँ उसके बाकी सारे एसेंस उसके आसपास रोटेट कर रहे थे, जिनमें से जो 3 थे वही यहाँ लोगों को दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे इसका जो कल्टीवेशन हो रहा है ना, वो यहाँ 3rd स्टेप के भी ऊपर के किसी कल्टीवेटर जैसा फील हो रहा था। सब के सब इनर रियलम के लोग वांग लिन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इनर रियलम के लॉर्ड, हमने आपके लिए हार नहीं मानी, हम आखिरी सांस तक आपके लिए इंतजार करते रहे। इनके बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की लाइट बाहर निकलती है, जो कि जैसे पूरे के पूरे जितने भी लोग थे यहाँ पर इनर रियलम के, जो कि फिलहाल के लिए सुजाकू प्लेनेट पर पनाह लेने के लिए आए थे, बाकी सब तो यहाँ से डर के मारे भाग चुके थे। लेकिन जो लॉयल लोग थे उन्हें वांग लिन अपनी औरा से घेर लेता है और फिर वांग लिन कहने लगता है कि
अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से पूरा मोर्चा मैं संभालूंगा। आफ्टर ऑल तुम्हारा लॉर्ड वापस जो आ चुका है। अब मास्टर वॉइड जो कि अपने इल्यूजनरी फॉर्म के साथ यहाँ पे इतना ज्यादा उछल रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो वांग लिन को निपटा के रख देंगे, तो वो यहाँ पे कहने लगते कि ओह तो तुम वापस से मुंह उठा के आ गए। हाँ, ये कहते हुए वो वांग लिन की तरफ टूट पड़ते हैं, लेकिन वांग लिन यहाँ पे अपना कोई स्पेल यूज नहीं करता, बल्कि वो यहाँ पर अपने स्कॉलर वाली ऑरा को रिवील करता है। एक ऐसी ऑरा और एक ऐसा लुक जो वांग लिन उसे देता है, ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका हो, यानी कि वांग लिन पूरी तरीके से इसके आर पार देख रहा है, इसकी हर एक कमी हर एक ताकत सब कुछ देख पा रहा है, और ये बिल्कुल वांग लिन के सामने एक बच्चा है। बच्चा भी कहना शायद बहुत बड़ी बात होगी, लिटरली वो वांग लिन के सामने किसी चींटी से भी बहुत 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 कम है। यहाँ अज़ोर ड्रैगन एम्परर को भी हम देखते हैं जो कि इनर रियलम की मदद करने के लिए सुजाको प्लेनेट के ऊपर मौजूद है, और जब वो वांग लिन को देखते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है कि पास्ट में उसने इसे बुली किया था। हालांकि उसने वांग लिन के भले के लिए किया था, लेकिन उसे आज काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की ऑरा को फील करते साथ ही जो मास्टर वॉइड और बाकी सब थे, इनकी हिम्मत नहीं होती कि वांग लिन को अब ये लोग जरा सा भी प्रोवोक करें। अब वांग लिन इन सभी से नजरें हटाते हुए अपने 6 एसेंस को गैदर करता है, फर्स्ट एसेंस को एक्टिवेट करते हुए यानी कि थंडर पावर को, और उसे गैदर करते हुए सीधा यहाँ पे उस गेट की तरफ चार्ज करता है। इस दौरान पीछे से सीतुनन समेत सभी लोग वांग लिन को चीयर कर रहे थे, और काफी सारे लोग तो रेडी थे कि बस इनर रियलम के लॉर्ड को हमें थर्ड स्टेप पे पहुंचाना है। लेकिन वांग लिन का इरादा था कि इस गेट को मैं फाड़ के रख दूंगा, लिटरली इसको तबाह कर दूंगा। वांग लिन का ये जो पंच था जिसे कि लेके वो आगे बढ़ रहा था, यहाँ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो पूरे वर्ल्ड का थंडर था ना, वो उसे जैसे अपना लॉर्ड मानते हुए फॉलो कर रहा था। और जब ये नजारा आउटर रियलम का एक और थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर जब देखता है ना, जो कि ऑलमोस्ट मिड स्टेज पे था आर्कन वॉइड के, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था। यहाँ पे सब के सब ये नजारा देख के दंग रह जाते, क्योंकि चारों डायरेक्शन से जो थंडर्स है वो यहाँ वांग लिन की कमांड पे फॉलो कर रहे थे, और हर एक थंडर का अपना कलर था। लेकिन जो मास्टर वॉइड थे उनके होश तो तब उड़ जाते हैं जब यहाँ पर एक थंडर व्हाइट कलर का आता है, जो कि असल में कहाँ से बिलोंग करता है पता है? एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम से। लिटरली यहाँ पर इनर रियलम के जितने भी स्टार सिस्टम थे, जितने भी यहाँ पे प्लेनेट से जितनी भी जगह थी, वहाँ से तो थंडर आ ही रहा था, लेकिन वांग लिन यहाँ पर कोई एक कोना नहीं छोड़ता। लिटरली एंशिएंट स्टार सिस्टम तक वांग लिन पहुंच चुका था, यानी कि आउटर रियलम। बाद वांग लिन अपना ये पंच चिल्ला के मारता है, और यहाँ जैसे ही वो उस गेट पे अपना फिस्ट मारता है ना, तो पूरी की पूरी थंडर भी उसके साथ उस गेट में उतर जाती है, और एक सेकंड नहीं लगता पूरा का पूरा ये गेट धराशायी हो जाता है। लिटरली इसके ऐसे चकनाचूर हो जाते, चूरा बन चुका था। लेकिन जो ऑरा यहाँ निकलती है ना, जैसा कि हमें पता है कि थर्ड स्टेप को अगर अचीव करना है तो यहाँ पर जो वाइड गेट है उसको क्रैक करना होगा या ओपन करना होगा, बस कुछ ना कुछ करके तुम्हें ऐसे डैमेज करना ही होगा, जिसके चलते तुम पास कर जाओगे, और जो ऑरा तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी वही तुम्हारे थर्ड स्टेप की कल्टीवेशन लेवल पे डिपेंड करेगा। यानी कि जितना ज्यादा एसेंस का जो पावर होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा जो थर्ड स्टेप के बाद की कल्टीवेशन लेवल होगी। मतलब वांग लिन का तो ये अभी फर्स्ट एसेंस था यार, अभी 5 एसेंस बाकी है, तो वो इस ऑरा को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? और अगर कर लिया तो बस खेल खत्म। बस थर्ड स्टेप पे पहुंचना चाहता था, इसलिए बस थोड़ा सा अमाउंट ही उसकी बॉडी में वो एक्सेप्ट करने देता है, यानी कि आने देता है, लेकिन बाकी सारे को ऐसे निग्लेक्ट कर देता है, दूर फेंक देता है। लिटरली जैसे ही वो ऑरा को एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो यहाँ पर वो ऑरा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, और यहाँ वापस से पहले से ज्यादा विशाल का एक व्हाइट गेट उसके सामने आके खड़ा हो चुका था। लेकिन इस बार इसका कलर पहले से और ज्यादा थोड़ा डार्क हो चुका था। नॉर्मल में तो इसे दिखाया गया है कि जो जेड कलर होता है व्हाइट जेड वैसा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये डार्क हो जाता है, जिससे पता चलता है कि अब ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ने जो किया है वो कभी भी कोई भी नहीं कर सकता, और ये चीज सभी का मुंह खुला का खुला छोड़ देती है। सबके सब हैरानी के साथ वांग लिन को देखते हैं, और इस दौरान आउटर रियलम के जितने भी टॉप के कल्टीवेटर्स थे ना, जिनमें से एक अपने मास्टर वॉइड थे, वो भी यहाँ पर मन में कहने लगते हैं कि यार सोवरीन, तूने इस बार गलत आदमी से पंगा ले लिया है, ये पहले वाले इनर रियलम के लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर वॉइड जो थे वो ये भी जानते थे कि जो चीज वांग लिन इस वक्त कर रहा है ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि जैसे कि तुम खुद ही इस वर्ल्ड के लॉज और रूल्स को बना रहे हो, जो कि काफी हद तक नामुमकिन है। लेकिन वो भी अब अपनी जान से फिक्र से ज्यादा वांग लिन को मारने से ज्यादा इस वक्त देखना चाहते हैं कि क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं। इस दौरान व्हाइट गेट ऑलरेडी सेकंड टाइम के लिए अपीयर हो चुका था, और जैसा कि मैंने बताया था कि इस बार इसका कलर और ज्यादा डार्क हो चुका था, जिसका मतलब ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वांग लिन भी अपनी फ्लेम यानी कि अपने सेकंड एसेंस को यूज करने के लिए गैदर करना शुरू कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे ही अपने फायर एसेंस से अटैक करता है, तो यहाँ आधे सेकंड्स में ही पूरा का पूरा गेट ऐसे राख में बदल चुका था। ये ताकत देखते साथ ही सभी दंग रह जाते हैं, और यहाँ पे मास्टर वॉइड समझ चुके थे कि वांग लिन असल में हर एसेंस के जरिए से गेट को तोड़कर उसकी पावर को अब्सॉर्ब करना चाहते हैं, यानी कि 6 एसेंस की 6 पावर्स जो कि आपस में फ्यूज हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बार भी वांग लिन को जो सेकंड गेट को इसने तोड़ा था उसके चलते पावर्स तो मिलती है, लेकिन ये पहले वाले से ज्यादा थी। बट वांग लिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। बट यहाँ सभी हैरान थे कि
पलक झपकते ही दो गेट को तोड़ते साथ ही वांगलिन निर्वाणा वॉइड के मिड स्टेज के ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुका है, यानी कि वो बहुत ही जल्द निर्वाणा वॉइड के लेट स्टेज पे पहुंच चुका है। और अभी तो 4 और गेट बाकी है। यहाँ पर ये सोचना ही था कि मास्टर वॉइड समेत सभी लोग बहुत बुरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक साथ 3 सिल्वर कलर के गेट्स अपीयर होते हैं, जो देखकर वांगलिन खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। लेकिन वांगलिन तो स्माइल करता है क्योंकि उसके लिए काम और आसान हो गया। लेकिन बाकी लोग जो दूर से ये देख रहे थे वो लोग भी हैरान थे कि आखिर 3 गेट को एक साथ कैसे तोड़ सकता है, क्योंकि आज तक जितने भी थर्ड स्टेप के पावरफुल कल्टिवेटर्स रहे हैं ना, उनको पहले गेट को तोड़ने में ही हालत खराब हो जाती है और 90% चांसेस में लोग तो दूसरे की मदद लेते हैं, जैसा कि अपने सेतुनेन ने भी लिया था, यानी कि अपने मास्टर किंगलिन की। बट यह वांगलिन वो तो अलग ही लेवल पे है। अब यह वांगलिन रुकता नहीं है, वो लगातार अपने बैक टू बैक 3 एसेंसेस का यूज करना शुरू कर देता है। सबसे पहले कार्मा एसेंस, और यहाँ उसकी पावर की मदद से सक्शन फोर्स को वो क्रिएट करता है और यहाँ पे थर्ड गेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वांगलिन का कल्टीवेशन बढ़ता है। यहाँ थर्ड गेट से जो पावर मिल रही थी वांगलिन उसे इससे पहले की पूरी तरीके से डिवोर कर पाता, सेम पहले वाले गेट की तरफ वो इसे भी निगलेक्ट कर देता है। यहाँ चौथा गेट वांगलिन की तरफ बढ़ता है। वांगलिन यहाँ लाइफ एंड डेथ वाली जो उसका एसेंस होता है, जो सील के फॉर्म में था, उसका यूज करता है। चौथा गेट भी यहाँ पे धराशायी हो चुका था। अब वांगलिन का कल्टीवेशन ऑलमोस्ट बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट पीक लेट स्टेज ऑफ निर्वाणा वॉइड तक वो पहुंच चुका था, यानी कि स्पिरिट वॉइड रियलम का भी रास्ता वांगलिन के लिए खुलने लगता है। और यहाँ वांगलिन के बॉडी में भी स्पिरिट वॉइड वाली चेंजेस हम देख पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही हल्की होती है। जिनमें से जो पहला सिंबल था वो था उसके फोरहेड पर एक मार्क का बनना, लेकिन ये अभी भी उतना सॉलिड नहीं था। अब यहाँ पे वांगलिन अपने जो ट्रू एंड फॉल्स एसेंस था उसका यूज करता है। ऑलमोस्ट 5 एसेंस का यूज करते हुए वांगलिन ने आखिरी गेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सभी जानते हैं कि अभी 6वां एसेंस बाकी है, तो सभी सोच रहे थे कि आखिर इसका 6वां एसेंस क्या होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे जो आखिरी गेट अपीयर होता है तो उसे देखकर ही सब समझ जाते हैं कि नहीं, जो आखिरी एसेंस है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यहाँ तक कि उसके चलते तो गेट भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। यहाँ पे मास्टर वॉइड अपने जो सीनियर्स थे और जो फेलो कल्टिवेटर्स थे, जो कि यहाँ पे सोवरेन पैलेस के अंदर बैठे हुए थे, उनसे पूछने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है, क्या ये सच है, क्या ये वही लेजेंडरी गेट है जो कि आज तक बस 2 बार अपीयर हुआ है। यहाँ पे वांगलिन का जो स्लॉटर एसेंस है वो अपने पीक लेवल तक जाने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गेट अपीयर हुआ था वो असल में देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी जायंट से एंशिएंट गॉड का स्कल हो। अब यहाँ मास्टर वॉइड को याद आता है कि उन्हें एक बार बताया गया था कि ये बहुत ही रेयर गेट्स होते हैं जिन्हें की सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट के लोग ही ज्यादातर पहचान पाते हैं, और क्योंकि उन्हें इस बारे में पता है तो उनका यही कहना है कि ये जो गेट है ना, इसे हर कोई अपीयर नहीं कर पाता। एक एक एरा में एक आदि लोग होते हैं जो कि इसे अपीयर कर पाते हैं और जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बवाल मचाते हैं, ऐसी हस्ती बन जाते हैं कि सदियों तक कोई उन्हें भूल नहीं पाता। क्योंकि 10,000 बोन गेट बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड रेयर है। जिस कल्टिवेटर ने इसे अपीयर कर लिया उसकी ताकत और उसकी विल पावर का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे वांगलिन जो है पहला अटैक अपने स्लॉटर एसेंस से करता तो है, लेकिन उसके चलते ये जो गेट था ये बाकियों की तरह शैटर्ड नहीं होता। तो वांगलिन कहता है यार मजा नहीं आया, तो वो यहाँ पर अपने एक ऐसे फिस्ट को रेडी करता है जिस फिस्ट के अंदर उसके जो बाकी के एसेंस थे ना उनकी पावर भी कंबाइन थी, और घुमा के वो अटैक जुड़ता है ना कि पलक झपकते ही वो भी चकनाचूर हो जाता है। अब यहाँ 6 के 6 एसेंस के चलते 6 के 6 गेट डिस्ट्रॉय हो चुके थे और अब 6 एसेंस का पावर यानी कि 6 गेट का पावर जो है जैसे कि वांगलिन ने ब्रेक किया था उनका पावर उसकी बॉडी में जाने लगता है। पलक झपकते ही वांगलिन का कल्टीवेशन भी तेजी से बढ़ने लगता है। अब कल्टीवेशन बढ़ रहा है तो ऑरा भी बढ़ेगा। अब यहाँ क्योंकि वांगलिन 3rd स्टेप पे पहुंचा है तो जाहिर है बॉडी की जो टफनेस है यानी कि जो उसका फिजिकल फॉर्म है वो भी अब 3rd स्टेप पे पहुंचेगा। सबकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती हैं, स्पेशली यहाँ पे मास्टर वॉइड और जो यहाँ बाकी के आउटर रियलम के लोग थे ना, वो सब भी जानते हैं कि इसे मारना कितना ज्यादा जरूरी है। वांगलिन की कल्टीवेशन ऑलरेडी स्प्लिट वॉइड को क्रॉस कर चुकी थी और अब ये इसके मिड एंड लेट स्टेज की तरफ वो बढ़ने लगती है, पर यहाँ इन लोगों से रहा नहीं जाता। पर इससे पहले कि ये तीनों अटैक कर पाते, वांगलिन जो कि यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन अभी भी बढ़ रही थी और स्टेबल भी हो रही थी, इस दौरान वांगलिन कहता है स्टॉप। पलक झपकते ही इनमें जो सबसे ज्यादा कमजोर था उस बंदे को वो टारगेट करता है और यहाँ पे उसका वो जो कर्मा अटैक था यानी कि जिसे हम कर्मा प्रिंट के नाम से जानते हैं, तो वांगलिन सीधा उसे यूज करता है और यहाँ अपने हाथ को बिल्कुल उसकी तरफ ऐसे बनाता है और फिर अपने पाम को एक बार वो क्लोज करता है, जिसके चलते उसके अंदर से मिस्टीरियस एनर्जी गैदर होने लगती है। ये था उसका कर्मा का पावर यानी कि अपने वांगलिन का चौथा स्पेल। और जैसे ही वांगलिन इसे खोलता है ना तो यहाँ इसके अंदर से वो पावर को जैसे अब्सॉर्ब कर रहा था। कहीं ना कहीं ये जो कर्मा का पावर था ना ये बिल्कुल इथीरियल फ्लेम जैसा था, जैसा कि वांगलिन जब किसी दूसरे में इथीरियल फ्लेम देखता है तो न सिर्फ उन्हें कंट्रोल कर सकता है बल्कि वो उन्हें अब्सॉर्ब भी कर सकता है। लिटरली यहाँ पर वांगलिन एसेंस अब्सॉर्ब कर रहा था इस बंदे से। यानी कि ये जो कल्टीवेटर है ये एक कार्मिक कॉज है। वक्त के साथ ये कल्टीवेट करता गया, इसकी कल्टीवेशन बढ़ती गई जो कि इसका कार्मिक फेट हुआ, और अगर कार्मिक कॉज है तो इफेक्ट इसका हो गई, तो यानी कि आगे चल के इसने अपने एसेंसेस बनाए और यही बना इसका कार्मिक कॉज। अब जैसा कि हमें पता है कि वांगलिन अपने इस कर्मा प्रिंट के जरिए
जरिए से फेट को भी कंट्रोल कर सकता है, लोगों के कार्मिक फेट को। बस वही यहाँ पे वांगलिन कर रहा है। इसने एसेंस तो बना लिए कार्मिक इफेक्ट के चलते, लेकिन अब वो इफेक्ट यानी कि वो जो एसेंस है वो वांगलिन अब्सॉर्ब कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक एसेंस उसको अब्सॉर्ब करने के बाद वांगलिन यहाँ पर इसे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाकर यहाँ से दूर फेंक देता है, क्योंकि वांगलिन आने वाले टाइम में वांगलिन लगातार एसेंसेस की फार्मिंग करना जो चाहता था, और वो कहने लगता है कि तुम लकी हो कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ अब आगे आने वाले 1000 साल तक तुम अपने एसेंसेस को यूज नहीं कर पाओगे। अब वांगलिन के कर्मा प्रिंट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये बंदा बहुत बुरी तरीके से खून की उल्टियां करने लगता है। और यहाँ से 9 तो 11 होते वक्त वो बस सोवरीन को कोसे जा रहा था और मन में कहने लगता है कि मुझे इसके एक्सप्लेनेशन हर हाल में चाहिए। वो बंदा चला जाता है, लेकिन मास्टर वॉइड जो कि ये सारा स्पेल देख रहे थे वो खुद भी हैरान थे, क्योंकि स्टॉप स्पेल का असर यहाँ पर 3 कल्टिवेटर पे हुआ था, जिनमें से एक मास्टर वॉइड भी थे, लेकिन यहाँ पे इनकी बॉडी बस हल्की सी स्लो हुई थी। पर वांगलिन के स्पेल को देखकर इन्हें याद आ जाता है कि सोवरीन का भी जो फिशिंग इन द मून है उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं वांगलिन के स्पेल से जाके मिलता है, क्योंकि दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम है कि सामने वाली चीज से कोई भी चीज को बाहर निकालो या अब्सॉर्ब कर लो। अब यहाँ पे मास्टर वॉइड जानते हैं कि अगली बारी उनकी है, लेकिन इससे पहले ही वांगलिन कुछ कर पाता, लेकिन उससे पहले ही वो यहाँ अपनी चाल चल चुके थे। यहाँ पे वांगलिन को वो सप्रेस करते हुए रीइंकार्नेशन साइकिल में ट्रैप करना चाहते थे, जिसके चलते वो अपना एक स्पेल भी यूज करते हैं। और यहाँ बहुत सारे जो घोंसली फिगर्स होती है वो वांगलिन के आसपास चक्कर काटना शुरू कर देती है, और इनकी फोर्स से सामने एक छोटा सा पोर्टल टाइप का बन जाता है जो कि हर एक चीज को अपने अंदर जैसे खींच रहा हो। लेकिन जब यहाँ पर ये घोंसली फिगर वांगलिन को पकड़ने जाती है तो वांगलिन की बॉडी इनकी पकड़ में ही नहीं आती। ये देखकर सभी शॉक्ड थे कि तभी वांगलिन यहाँ पे उन्हें देखकर स्माइल करता है, और ये देखकर तो मास्टर वॉइड वापस से ट्राई करते हैं, वापस से सेम अटैक करते हैं, लेकिन इस बार भी घोंसली फिगर उसके आर पार निकल जाती है। और तभी यहाँ पे वांगलिन उसे मौका नहीं देता, वांगलिन वापस से कहता है स्टॉप। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन पलक झपकते यहाँ पे अपनी थंडर पावर से लेकर अपना कार्मिक पावर और लाइफ एंड डेथ सील तीनों को प्रिपेयर करता है। पलक झपकती सबसे पहले वो बिजली उतार देता है इसके पूरे शरीर में। लाइफ एंड डेथ सील जो कि इसके दोनों हाथों में थे, यहाँ पे अपने दोनों थंब को आपस में कंबाइन करता है, और यहाँ उसके थंब के ऊपर एक सील मार्क बनता है जो कि वो सीधा उसके बॉडी के बीच में प्रेस करता है। मास्टर वॉइड को तो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि वांगलिन ने अपने प्योरेस्ट थंडर को जो इसकी बॉडी में उतार दिया था। अब तभी वांगलिन यही नहीं रुकता, निकालता है अपना ब्लेड, और यहाँ पलक झपकते ही उसकी बॉडी के ऊपर 2 स्लैश अटैक चल चुके थे, एक हॉरिजॉन्टली और दूसरा वर्टिकली। बस फिर क्या, 4 दिशा में 4 टुकड़े। लेकिन उसके बॉडी जैसे ही यहाँ डिस्ट्रॉय होने लगती है तो मास्टर वॉइड की जो मेन बॉडी के सोल का थोड़ा सा हिस्सा था वो अब सीधा यहाँ से ट्रांसपेरेंट फॉर्म में एस्केप करने लगा था। पर यहाँ पे वांगलिन अपने ट्रू एंड फॉल्स की पावर का यूज करता है, जिसके अकॉर्डिंग वांगलिन जो भी चीजें खुली आंखों से देखे वो सच है, और जो कि बंद आंखों से देखे तो वो जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सब कुछ फॉल्स है। अब यहाँ पे वांगलिन के पास जो ली गॉन्ग धनुष था, वांगलिन उसके अंदर अपने ब्लड को फ्यूज करा देता है, और अब परमानेंटली उसका ब्लड मुझे एंशिएंट सेलेस्टियल का जो ब्लड है वही इसकी चाबी बन चुकी थी। यानी कि वांगलिन का ही ब्लड जो कि रॉयल सेलेस्टियल ब्लड भी कहा जा सकता है वो अब इसका हिस्सा बन चुका था। एक तरीके से जब तक वांगलिन का ब्लड या किसी रॉयल सेलेस्टियल का ब्लड इसे नहीं छुएगा तब तक इसे चलाना पॉसिबल ही नहीं। और ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जो ली गॉन्ग धनुष था ना, उसने वांगलिन को अपना मास्टर मान लिया था। अगर तुमने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखा होंगे तो तुम्हें पता होगा। अब पहले वांगलिन ने जब इस ब्लड को फ्यूज नहीं किया था तो उसे अपने ऑरा का यूज करना पड़ता था, यानी कि लाइफ फोर्स का भी। बट यहाँ खेल बदल चुका है गाइस, वांगलिन 3rd स्टेप पे पहुंच चुका है। उसके पास एंशिएंट सेलेस्टियल जो कि रॉयल सेलेस्टियल भी कहलाते हैं उनका भी ब्लड है, और तो और ये धनुष भी इसे अपना मास्टर मानता है। तो यहाँ वांगलिन बिना आँख खोले ही बस उस ट्रेजर को बाहर निकालता है, और वांगलिन के टच और उस ब्लड के जरिए से ये जो धनुष था ना, ली गॉन्ग धनुष, ये रेजोनेट करने लगता है अपने आप ही। यहाँ पर हवा के जरिए से तीर बनने लगती है, जिसके अंदर बहुत टेरिफाइंग पावर थी कि जो कि सोवरीन तक को बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन आँख खोले अपने तीर का रुख उसी डायरेक्शन में मोड़ता है जिस और मास्टर वॉइड का जो सोल है वो यहाँ से भाग रहा था, ताकि अपने एटलीस्ट अवतार बॉडी के साथ जाके ये फ्यूज हो जाए और यहाँ से एस्केप कर जाए। तो वांगलिन उसे फील करते साथ ही स्माइल करता है और कहने लगता है कि मैं इस एक अटैक से मेरे इस पूरे के पूरे ब्रिलियंट वॉइड यानी कि अलायंस स्टार सिस्टम इसे वापस ले रहा हूँ। यहाँ पे ये जो तीर थी ये लाइट की स्पीड से आगे बढ़ती है, और रास्ते में जितने भी लोग जो कि आउटर रियलम से बिलोंग करते हैं ये लोग आते हैं ना, वो इसके इम्पैक्ट से ही मारे जाते हैं। लिटरली इनकी बॉडी ऐसे खून में बदल जाती है और ब्लडी मिस्ट चारों ओर दिखने लगता है। ये काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसका टारगेट ये सोल का पीस नहीं बल्कि इसके जरिए से वो उसकी जो अवतार बॉडी है उसे ट्रैक करता है, और पलक झपकते ही स्पेस को चीरते हुए वो सीधा उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे इनर रियलम के एक कोने में मास्टर वॉइड का जो अवतार बॉडी है वो बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। इस दौरान उसकी सोल भी समझ आती है कि जान खतरे में है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ली गॉन्ग धनुष ने अपना काम कर दिया था। हाँ जी, यहाँ उसकी बॉडी के आर पार वो तीर दिखता है और यहाँ हकलाते हुए बस वो इतना ही कहता है कि सोवरीन इसे रोकना अब तेरे बस की बात भी नहीं। क्लोन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, सोल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था और यहाँ मेन बॉडी पर भी तगड़ा वाला इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो कि एंशिएंट स्टार सिस्टम के एक वेस्टेज प्लेनेट के
अंदर मौजूद था। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी मेन बॉडी हाफते कांपते कहने लगती है कि नहीं, अब मैं इस बैटल में कभी भी हिस्सा लेने लायक बचा ही नहीं, मुझे खुद को रिकवर करना होगा और जितना हो सके इनर रियलम के मैटर से मुझे दूर रहना होगा। लेकिन उससे पहले सोवरीन, तुम ज्यादा हिसाब करना जरूरी है। अब यहाँ ग्लोरी टू द लॉर्ड ऑफ इनर रियलम के नारे चारों ओर गूंजने लगते हैं। लिटरली जहाँ जहाँ जिन लोगों ने वांग लिन के पावर को विटनेस किया था वो सभी लोग यही कहे जा रहे थे। अब जैसा कि हमें पता था कि जब भी किसी एसेंस के जरिए से थर्ड स्टेप पे ब्रेक थ्रू करता है तो वो अपने एसेंस के जरिए से एक ट्रेजर को रिफाइन कर पाता है। तो वांग लिन के 6 एसेंस थे, तो यहाँ पर 6 टाइप के ट्रेजर्स बनते हैं और 6 के 6 अलग अलग एसेंस के पावर को प्रोसेस करते हैं और 6 अलग अलग टाइप की ये स्वॉर्ड थी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गेट था ना, इसी के बिल्कुल जस्ट ऊपर यहाँ पे डिवाइन रिट्रीब्यूशन के बादल हमें नजर आते हैं। वांग लिन समझ चुका था कि अब बारी आ चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए वांग लिन इस व्हाइट गेट के पावर से ना काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लिटरली वो उसके एसेंस के बदले में उसे ट्रेजर्स दे रहा है, वो भी रिफाइंड ट्रेजर्स। वांग लिन का इरादा ये था कि ये बाकी के ट्रेजर्स को भी इसके जरिए से अपग्रेड करेगा। तो यहाँ वांग लिन कहता है स्टॉप। अब ये जो व्हाइट गेट था ना, ये अचानक से शेक करने लगता है, जैसे कि मानो अंदर जो कोई भी है उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि फोर्सफुली कोई यहाँ पर उसे रोके रखे है। पर वांग लिन का वो जो ग्रैंड मास्टर स्कॉलर वाली जो नॉलेज है ना, वो यहाँ पर उसके भरपूर काम आ रही थी। इस दौरान वांग लिन यहाँ पर अपने पास से एक सील को निकालता है जो कि गॉड स्लिंग वॉर कैरियर से रिलेट करता है और वांग लिन ने जानबूझ के इस आखिरी सील को बचा के रखा था। हालांकि उसका वो ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन वांग लिन जानता है कि फ्यूचर में अगर इसे कोई ऐसा मौका मिलता है कि वो अपने इस ट्रेजर को रिफाइन कर पाए और इसे और अच्छा बना पाए तो वो इसे जरूर करेगा। ऐसे एक एक करके वांग लिन कुछ और ट्रेजर्स को भी बाहर निकालता है, जिनमें से पुराने वांग लिन का सबसे पावरफुल ट्रेजर यानी कि 1 बिलियन सोल फ्लैग, एंशिएंट गॉड का वही कॉन्क्रीट वाला ट्रेजर जिसके चलते वही एंशिएंट गॉड का एक फैंडम बाहर आता है जो कि वांग लिन को प्रोटेक्ट करता है। तो वांग लिन उसे भी निकालता है और साथ ही यहाँ पर अज़ोर ड्रैगन लाइट शील्ड भी। अब वांग लिन अपने सक्शन फोर्स की मदद से काफी सारी वो जो व्हाइट गेट की ओर आती है जिसके चलते ट्रेजर्स यहाँ पे रिफाइन होते हैं और अपग्रेड भी होते हैं, वांग लिन सभी पे यूज करता है। तो जिसके चलते वांग लिन का हेवन डिफाइंग बीट भी इसका साथ देने लगता है। अब हेवन डिफाइंग बीट का सक्शन फोर्स की मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कंपास का सेंटर का हिस्सा है। तो जैसे ये एक बार रोटेट करता है तो काफी सारी ओरा सीधा इन ट्रेजर्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। सबके सब यहाँ पहले से ज्यादा बेहतरीन बन चुके थे और वांग लिन काफी ज्यादा खुश था। उधर से वो जो गेट था ना, उसके अंदर जो भी बंदा था, जो भी स्पिरिट थी, जो भी चीज थी, वो यहाँ पर फोर्सफुली इस गेट के पावर को रोकना चाहता था। लेकिन वांग लिन भी जिद्दी बच्चा था, तो यहाँ काफी अमाउंट में ऑरा को वांग लिन फार्म कर चुका था, जिसके चलते अचानक से वांग लिन एक मिस्टीरियस स्टेट में पहुंच जाता है। उसे बस इतना सुनाई देता है कि जैसे कोई कह रहा हो कि तुमने जो आज लिया है एक दिन मुझे इसका सूद समेत बदला जरूर चाहिए। याद रखना, चाहे वक्त कितना भी गुजर जाए तुम्हें इसकी कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। और तभी वापस से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वांग लिन का बटरफ्लाई जो कि ककून से बाहर आकर उसके आसपास फ्लाई करने लगता है और ये असल में वही 7 कलर्ड बटरफ्लाई थी। और ऐसे ही बाकी के तीनों ट्रेजर्स को भी देखकर वांग लिन काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तभी यहाँ पर जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है वो तेजी से कड़कना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हम ओल्ड मास्टर ज़ान को भी देखते हैं जो कि दूर से ये सारा नजारा देख रहे थे। वांग लिन के एसेंस से लेकर उसका जो धनुष था वो सारा नजारा दूर से ही देख रहे थे। और तभी वो अपने हाथ की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि ये जो कोई भी है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हो सकता है कि वो वही तीसरा इंसान है जिसने की उस मार्क को अचीव किया हो। ये कहते हुए वो वापस अपने हाथ की तरफ देखते हैं और फिर वापस से उसी ओर देखकर कहने लगते हैं कि क्या ये वाकई में वही होगा। और इसके पास ये धनुष है, साथ ही 6 एसेंस और अब तो कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा है। वाकई में लास्ट टाइम से ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। यहाँ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने सीधे हाथ को देखता है तो उसे भी एक मार्क यहाँ पे नजर आता है जो कि ब्लैक कलर का था, लेकिन बीच बीच में ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेकिन वांग लिन क्लियरली देख पा रहा था कि हाँ एक मार्क उसके हाथ में बन चुका है और ये जो मार्क इसके ऊपर बना था वो दिखने में उसी जो लास्ट वाला बोन गेट था जो कि किसी स्कल जैसा लग रहा था बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। इस दौरान वांग लिन के फोरहेड पे भी इसके जो बाकी के 3 एसेंस हैं उनका मार्क बन चुका था, लेकिन ये सभी बस एक लाइन के समान दिख रही थी, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, लाइफ एंड डेथ और कर्मा। लेकिन स्लॉटर एसेंस का मार्क यहाँ नहीं बनता, बल्कि स्लॉटर एसेंस तो वांग लिन के जैसे नेचर से ही जुड़ जाता है। एज वी ऑल नो कि वांग लिन का नेचर ही है स्लॉटर करना, पाप लेवल का, किलिंग इंटेंट, रूथलेस, हर चीज में ये टॉप पे आता है। तो जो स्लॉटर एसेंस था ये मोहताज नहीं होता वांग लिन के फोरहेड पे या कहीं पर भी मार्क बनने का कि वांग लिन इसे टच करे तब जाके ये एक्टिवेट हो, इसका मोहताज वो नहीं बनता, बल्कि वो तो वांग लिन की सोल, उसके नेचर, उसके ओरिजिन से ही जुड़ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर काफी चट्टान और पथरीले वाले इलाके को देखते हैं जो कि समन रिवर स्टार सिस्टम में है। वेस्टेस्ट प्लेनेट के बिल्कुल कोने में चट्टानों के बीच में यहाँ पे बैठे थे वांग लिन का वो मास्टर जिसने की अपने ही स्टूडेंट को डिवोर करने के लिए उसे एक स्पेल दिया था। हाँ जी, तुम सही समझे, सफेद दाढ़ी वाले ऑल सीड। इस दौरान भी वो कैलकुलेट कर रहे थे और तभी इनके फेस पर एक डेविलिश से स्माइल
स्माइल आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार 10,000 साल बाद वो वक्त आ ही चुका है जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा तैयारियां करके रखी थी। और अब वो वांगलिन, क्योंकि तुम थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हो, मतलब कि अब इस प्लान को उसके अंजाम तक ले जाने का वक्त आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम पूरी तरीके से तैयार होगे और हमारे बीच का जो कर्म है उसे भी हम पूरा करके रहेंगे। देखता हूँ कि तुम इस बार अपने मास्टर के प्लान के आगे क्या करते हो, लेकिन तुम मेरे ही डिसाइपल हो तो मैं इतना जानता हूँ कि तुम मुझे निराश तो नहीं करोगे। ये कहते हुए ऑलसीर अपनी दाढ़ी को वापस से खुजाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोहरीन को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत गुस्से में था और आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों आपने उसे अपना ब्लड दिया? अगर आप उसे ब्लड न देते तो कभी भी वो लड़का उस ली गांग बो को चला ही नहीं पाता। आखिर आपको हो क्या गया है? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? और आप तो गायब हो गए थे, तो आखिर अचानक से ऐसे बीच में आकर मेरा खेल बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मैं तो आपके अकॉर्डिंग ही सब कुछ कर रहा हूँ, पर इससे पहले कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना ही होगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा और आप होश में आ गए तो आप जवाब मुझसे ही मांगोगे। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने 2 बार इसके लिए जाल बिछाया, लेकिन 2 बार इसकी किस्मत इतनी अच्छी कि कैसे न कैसे करके ये बच ही जाता है और एंड में तो आप इसे बचाने आ गई, जो कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे अफसोस होता है कि आखिर मैं आपको ढूंढने क्यों नहीं गया और मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वो 7 कलर्ड लाइट, वो 7 कलर्ड, ये कहते हुए वो डर के मारे घबराना शुरू कर देता है। और तब वो कहने लगता है कि अगर तब मैंने वो डिसीजन ना लिया होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। फिर हम वापस से सीधे उनको देखते हैं जो कि यहाँ पर वांगलन की तरफ देख कर ही ये कह जा रहा था कि आखिर यह डिस्ट्रीब्यूशन आ कैसे सकता है। और तभी ऐसे याद आता है कि वांगलन तो हेवन डिफाइन कल्टीवेटर है। वो यहाँ पर हेवन की ताकत को वांगलन के अगेंस्ट बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन वो जानते हैं कि उसका भाई कैसे न कैसे करके सरवाइव कर ही जाएगा। हाँ, हेवन की तरफ से बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती है। इधर वांगलन की बिजलियां भी एक तेजी